हेलो दोस्तों, आज मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ पे पहला जो आपका टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशनें आपको फुलफिल कराने होते हैं। जब दो कंडीशनें फुलफिल होते हैं तभी जाकर के हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो पहला क्या है कि आर्डर, ठीक है ना, यानी कि उन दोनों मैट्रिक्स के जो भी आर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, उन दोनों मैट्रिक्स के जो आर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर के आप उनको जो है कि इक्वल बोलेंगे। ठीक है ना, तो अभी ये पहला कंडीशन है कि उनके आर्डर इक्वल होने चाहिए। एंड जो दूसरा कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, संगत, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उनका आर्डर, ठीक है, और संगत अवयव ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी जाकर के आप दो मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 3 5 7, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे करके। तो अब हम पूछे कि बताइए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं कि नहीं। तो इक्वल होने के लिए आपको ये दोनों कंडीशनें क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल कराने पड़ेंगे। तो पहले इनके आर्डर देख लेते हैं। तो इसका आर्डर है 2/2, इसका भी आर्डर है 2/2। इसका मतलब पहला तो कंडीशन फुलफिल्ड हो गया। अब ज़रा दूसरे कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, संगत अवयव। संगत अवयव का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पहले स्थान पर जितना है वो भी इस पहले स्थान पर होना चाहिए, मतलब जो जहाँ है वहीं पे होना चाहिए, उसी को हम लोग संगत बोलते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 है इस स्थान पर और इस स्थान पे 4 है। तो देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। यानी कि कुछ अवयव इक्वल हैं लेकिन कुछ अवयव इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल कब होते हैं, पहली बात तो इनके आर्डर सेम होने चाहिए थे, और दूसरा ये तो है ही, लेकिन दूसरा इनके जो संगत है ना वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स कब होता, इसके जगह पे अगर हम ये लिख देते हैं 2 3 5 7, देखिए यानी कि यही सेम उतार देते तब जाकर के ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे यही बोल देगा, यहाँ पे x कर देगा, यहाँ पे y कर देगा, और बोलेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो x और y के मान ज्ञात करिए। तो अब आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके आर्डर इक्वल हों और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो ज़रा देखिए, इनके आर्डर तो इक्वल है ही, अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये तो है ही, और ये इसके बराबर हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा 5, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा x का मान 3। तो देखिए फाइनली x और y का मान निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया गया है। अब दूसरा जो था हम लोगों का वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो आव्यूहों का योगफल। ठीक है ना, तो यानी कि इक्वलिटी के लिए यहाँ पे हम दोनों कंडीशनें लिख देने हैं कि पहला आर्डर और जो दूसरा है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर के हम दोनों उनको इक्वल बोलेंगे। अब सेकंड है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, यानी कि दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को जब आप जोड़ते हैं तो कैसे आप जोड़ पाते हैं उनको, उनके लिए क्या कंडीशनें होती हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए एडिशन के यानी कि मैट्रिक्स के एडिशन के लिए आपको एक कंडीशन
फुलफिल कराने होते हैं, होल्ड कराने होते हैं। वो कौन सा कंडीशन है कि इनके जो आर्डर हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि आप जिन दो मैट्रिक्स को जोड़ने जा रहे हैं उनके आर्डर इक्वल होने चाहिए, तभी जा कर के आप उन दोनों को जोड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 7 और एक दूसरा हमने ले लिया 2 3 7 8 6 3 ऐसे करके। अब बोले कि इन दोनों को जोड़िए, तो आप इन दोनों को नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका आर्डर 2/2 का है और इसका आर्डर है 2/3 का। तो जब तक इनके आर्डर इक्वल नहीं होंगे तब तक इनका योगफल चाहे इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए इनके आर्डर इक्वल होने चाहिए। जब इनके आर्डर इक्वल होते हैं तब जाकर के उनके एडिशन या उनके सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होते हैं। और जब इनके एडिशन और इनके सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होते हैं तो इनके संगत एलिमेंट्स को जोड़ या घटा लेते हैं, तो उसके बाद जो आपका बनता है नया मैट्रिक्स वही आपका इन दोनों का एडिशन वाला या फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन वाला मैट्रिक्स होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझा जाए, यहाँ पे देखिए 2 4 7 6 एक मैट्रिक्स है और जो दूसरा है वो है 2 3 5 8 करके। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है और इनको घटाना है। तो देखिए ज़रा, ये और ये इनका आर्डर 2/2 का है, इनका भी आर्डर 2/2 का है। जब इनका आर्डर इक्वल हो गया तो इनका एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। और जब इनका एडिशन और इनके सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होते हैं तो ये जितने आर्डर के होते हैं उतने ही आर्डर के एक नए मैट्रिक्स का निर्माण होता है, जब इनको जोड़ा जाता है तब और जब इनको घटाया जाता है तब। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इनको जोड़ते हैं और इनको घटाते हैं तो किन एलिमेंट्स को घटाते हैं चाहे किन एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी कि पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, ऐसे करके क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 7, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यही आपका हो गया। तो देखिए, जब दो मैट्रिक्स को आप जोड़ें तो जितने आर्डर के ये मैट्रिक्स थे उतने ही आर्डर के आपको एक नए मैट्रिक्स मिल गए। ठीक है? और इनको जब जोड़ते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, चाहे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, इनके कुछ प्रॉपर्टी हैं, देख लिया जाए। ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग हाई लेवल के मैथ को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? बेसिक वाले को नहीं, जैसे फर्स्ट ईयर वाले को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इसमें बेसिकली 1-2 हैं, देख लेते हैं वो जो इम्पोर्टेंट। पहला क्या है, तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ। तो जो मैट्रिक्स के एडिशन होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। कहने का मतलब, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनके एडिशन किए जा सकते हैं तो ये जो है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे अगर पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ें तब, या फिर दूसरे में पहले वाले के जोड़ें तब, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लॉ का भी ये पालन करते हैं, यानी कि अगर 3 मैट्रिक्स हैं जिनका योगफल किया जा सकता है तो पहले 2 को जोड़ने के बाद तीसरे मैट्रिक्स को जोड़ें तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले वाले को जोड़ने पर मिलता है। ठीक है ना? ये बिल्कुल संख्याओं के जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है ना? तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने बता दिए। अब जो थर्ड है वो था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो जैसे इसका एडिशन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, जिसको हमने इसके पहले अभी बता ही दिए हैं। अब हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ठीक है? एक बार समझ लिए तो आप से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? तो ये सब हम मिटा रहे हैं क्योंकि लिखने के लिए जगह चाहिए। अब समझिएगा, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
देखिए जैसे एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए उनके आर्डर इक्वल होने ज़रूरी थे, उसी तरह से ये जो मल्टीप्लिकेशन है इनके लिए भी कुछ कंडीशनें हैं। अगर वह कंडीशनें जब तक होल्ड नहीं होंगी तब तक इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखा जाए कि वो कंडीशनें क्या हैं। जैसे अगर आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनका आपको मल्टीप्लाई करना है तब ये कब पॉसिबल होंगे, तो देखिए जो आपका पहला मैट्रिक्स होगा इसका भी कोई ना कोई आर्डर होगा और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी कोई ना कोई आर्डर होगा। तो जब पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं और जो दूसरे मैट्रिक्स के रो हैं ये दोनों इक्वल अगर होंगे तभी जाकर के इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जैसे अगर ये m क्रॉस n हो और ये n क्रॉस p हो, तो देखिए इस पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट वाले दूसरे वाले सेकंड वाले के मैट्रिक्स का रो ये दोनों इक्वल हैं। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनका योगफल इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और जब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तब इनके गुणनफल से भी एक नए प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा और वह जो मैट्रिक्स बनेगा उसका आर्डर क्या होगा, तो यही देखिए जो इक्वल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बचा क्या m और यहाँ पे बचा p, यानी कि इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बना उसका जो आर्डर होगा वो क्या बनेगा, तो ए बी और यहाँ पे हो जाएगा m क्रॉस p। अब देखिए ये जो m बचा है ये रो है और यहाँ पे जो p बचा है वो कॉलम है, इसीलिए इसके मल्टीप्लिकेशन को नाम दिया गया है रो बाई कॉलम। ठीक है ना, रो बाई कॉलम। तो जब भी आपको गुणा करना होता है तो ऐसे ही करते हैं, यानी कि पहले वाले का जो रो होता है वह दूसरे वाले के कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ते हैं। फिलहाल अभी हम बताएंगे उसको कैसे करते हैं। तो फिलहाल आप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है कब पॉसिबल होता है। तो जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होंगे तब उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होते हैं तो जो चीज़ें इक्वल होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जो बचते हैं उसी क्रम का आपको एक तीसरा आव्यूह मिल जाता है। अब ये जो तीसरा नया आव्यूह मिला है उनमें देखिए बचा था पहले वाले का रो और दूसरे वाले का बचा था कॉलम, इसीलिए इनको बोलते हैं रो बाई कॉलम रूल। ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल ये लिख लीजिएगा, ठीक है, फ्लो चार्ट के जैसा ये बना हुआ है। अब आते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन पे। एक हम a बराबर ले लेते हैं ऐसे करके और b बराबर ले लेते हैं ठीक है, ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके पहले आर्डर को देखना है। ये है आपका 2/3, क्योंकि देखिए इसमें 2 रो और 3 कॉलम है और इसमें देखिए 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो ज़रा देखिए पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो आपको कितने बाई कितने का मैट्रिक्स मिलेगा, तो यही देखिए यही जो बचा हुआ है, पहले वाले का 2 और दूसरे वाले का भी 2 बचा है। तो अब आपको एक नए प्रकार का मैट्रिक्स मिलेगा जिसका आर्डर होगा 2/2 का। ठीक है, अब देखिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अब समझिए यही तो हम लोगों को समझना। अब देखिए अब हमको मिलेगा कितने का, 2/2 का मिलेगा, तो यानी कि ऐसे कुछ वर्गाकार टाइप का मिलेगा। अब देखिए अब इसका बचा था रो और इसका बचा था कॉलम, तो करते क्या है, इस वाले का रो और इस वाले का कॉलम, जो पहला रो है उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, संगत अवयव का मल्टीप्लाई करके उनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, तो ये जो एलिमेंट्स बनेगा A11 बनेगा ना, क्योंकि 1 मतलब ये जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है रो और ये जो फर्स्ट सेकंड वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो देखिए पहले वाले का रो है और इसका पहले वाले का कॉलम है, तो इसलिए A11 होगा
और ये A11 कहाँ होता है, ये शुरू में होता है, तो इसलिए इसका पहला वाला एलिमेंट्स बन जाएगा। तो अब जब इनका गुणा करेंगे तो संगत एलिमेंट्स का गुणा करेंगे और फिर उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ लिख देंगे, यही पहला वाला एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो ये देखिए 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 और फिर 6 का 4 में गुणा, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, तो 6 होगा, फिर प्लस इस 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर इस 3 का इस 5 में गुणा कर लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 24 36 और 30 में जब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, यानी कि पहला वाला जो एलिमेंट्स है ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है। अब आइए, अब जब पहले वाले रो का इस पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कब तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जितने कॉलम रहेंगे उतने आप बार करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, चूंकि 2 कॉलम है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इस पहले का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस पहले का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर क्या करेंगे, इसका दूसरा रो उठाएंगे और फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जितने रो रहेंगे और यहाँ पे जितने कॉलम रहेंगे एक एक बार, यानी कि इस पहले वाले का इसमें जितनी बार रो रहेंगे उन सब में करेंगे, फिर दूसरे वाले रो का इसके सभी में करेंगे, फिर अगर यहाँ पे कोई तीसरा होता तो फिर उसका भी करते, फिर अगर कोई चौथा होता तो उस चौथे का भी करते। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, यानी कि इसके पहले इसके सभी में, फिर इसका दूसरा, फिर इसके सभी में, फिर इसका तीसरा, फिर इसके सभी में, यानी कि जितने रहेंगे उन सब में कर लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए, ये तो हो गया पहला एलिमेंट्स। अब जब हम इसका इस दूसरे वाले में करने जाएंगे तो देखिए इसका भी पहला रो है और इसका दूसरा कॉलम है, तो इसका जो एलिमेंट्स बनेगा वो क्या बनेगा, A12 बनेगा, क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम। तो A12 और A12 कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है ना, तो यानी कि अब यहाँ वाला एलिमेंट्स मिल जाएगा आपको। तो अब इनका गुणा करिए, तो 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, सॉरी 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 6 का 2 में गुणा करेंगे तो ये भी 12 ही मिल जाएगा, और फिर 3 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो 12 दूना 24 और 24 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33। तो यहाँ वाला एलिमेंट्स मिल गया 33। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉलम खत्म हो गए, तो जब कॉलम खत्म हो गए तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे वाले पे। अब इस दूसरे वाले का फिर अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं वो दूसरे रो का करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा रो हो जाएगा, और दूसरे रो का अब इसके कौन से वाले कॉलम में पहले करेंगे, तो पहले वाले कॉलम में करेंगे, तो हमको मिलेगा A21, और A21 कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे स्थित होता है, तो इसलिए अब आपको यहाँ वाला एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो जरा मल्टीप्लाई करिए, तो 4 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 12 हो, फिर 8 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 8 चौका 32, फिर प्लस, और फिर 4 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 20। अब इनको सभी को ऐड कर लेना है, तो ये 20 और ये 32 52 हो जाएगा। आप 52 में ये जोड़ लेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ का मिल गया 64। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब इस सेकंड वाले रो का, अब इसे सेकंड वाले कॉलम में करेंगे तो आपको मिलेगा A22, और A22 कहाँ रहेगा, यहाँ मिलेगा, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो करिए, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24, फिर 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16, फिर 4 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 12। अब इन सबको जोड़ लेंगे। अब देखिए 24 और 16 40, 40 में ये 12 जोड़ लेंगे तो 52। तो फाइनली देखिए AB का मल्टीप्लिकेशन मिल गया। आया बात समझ में, ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि जिन दो का आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे उनमें पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड होता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये तो हम आपको प्रोसेस बता दिए। ठीक है। अब देखिए, अब इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, अभी पूरा का पूरा कंसेप्ट बता लें, तब जा करके हम 1-2 लेक्चर ले करके आपको पूरा का पूरा भरपूर क्वेश्चंस करा देंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, शॉर्टकट लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहला है वो है आपका कम्यूटेटिव लॉ।
तो ये जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वह साधारणतः कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। साधारणतः बात करें, कभी कभी केवल करते हैं, ठीक है ना, रेयर केस में, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। अब इसके पीछे का 3 रीजन है, ये 3 वजह से कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। पहला रीजन क्या है कि अगर देखिए मान लीजिए ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, तो हो सकता है कि ए बी पॉसिबल हो लेकिन बी ए पॉसिबल ना हो, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम का पालन का मतलब यही हुआ ना, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, और ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा, जब इनके आर्डर सेम हो और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, तभी जा कर के आप इनको इक्वल बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहला रीजन यही मिल जाता है कि ए बी हो सकता है पॉसिबल हो लेकिन बी ए पॉसिबल ना हो, जिसके कारण ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब हम बोलेंगे कि यह कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो पहला कारण ये मिल गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ए बी भी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल हो, लेकिन इनके हो सकते हैं आर्डर ना इक्वल हो। जैसे जब आप ए बी का मल्टीप्लाई करें तो सपोज 3/3 मिल गया, और जब आप बी ए का मल्टीप्लाई किए तो सपोज 2/2 मिल गया। तो देखिए ये ए बी भी पॉसिबल हो गए, बी ए भी पॉसिबल हो गए, लेकिन इनके आर्डर इक्वल नहीं है, जिसके वजह से ये ए बी इक्वल टू बी ए नहीं हो रहा है। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है इनके कम्यूटेटिव लॉ के पालन नहीं करने का, इनके ए बी भी पॉसिबल हैं और बी ए भी पॉसिबल हैं और इनके आर्डर भी इक्वल हैं, फिर भी ये क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब ए बी बराबर बी ए नहीं है, यानी कि क्रम विनिमय का पालन नहीं करें। तो इस तीसरे का कारण क्या है कि भैया ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है और इनके आर्डर भी बराबर है। मान लीजिए ए बी 3/3 आ रहा है और बी ए भी 3/3 आ रहा है, लेकिन इनके जो संगत एलिमेंट्स हैं ना वह इक्वल नहीं हो सकते हैं, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। तो फिलहाल अब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए हमने ए बराबर ले लिया 2 3 1 4 ऐसे करके, और बी बराबर हमने ले लिया ऐसे करके। तो यह देखिए इसका आर्डर है 2/2 और इसका आर्डर है 2/3। अगर हम बोलें कि बताइए ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो ए बी पॉसिबल के लिए क्या होना चाहिए, इसका दूसरा इसके पहले वाले के बराबर होना चाहिए। तो बराबर है, तब आपको ए बी कितना मिल जाएगा, 2/3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं। अब ज़रा बी ए देखिए, जब बी ए देखेंगे तो ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 2/3 और ये बाद में आएगा तो ये हो जाएगा 2/2। अब देखिए इसका दूसरा वाला इसके पहले वाले के बराबर ही नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो वही कारण हमने बताया कि ए बी तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बी ए ना पॉसिबल हो, जिसके वजह से ये ए बी इक्वल टू बी ए नहीं हो रहे हैं। तो देखिए पहला आपका जो कंडीशन था क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करने का, वो हम लोग समझ गए कि भैया यही रीजन हो सकता है कि ए बी पॉसिबल हो लेकिन बी ए पॉसिबल ना हो, जिसके वजह से ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या है कि हो सकता है कि ए बी पॉसिबल हो, बी ए भी पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहे हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक उदाहरण ले लिया जाए, तो इसी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 3 4 1 2 ऐसे ले लेते हैं, और बी बराबर ले लेते हैं ऐसे करके। अब देखिए ये हम ए बी निकाल रहे हैं और बी ए निकाल रहे हैं। तो जब ए बी निकालेंगे तो पहले ए और फिर बाद में बी को देखेंगे। तो एक बी मतलब ए क्या है आपका 2/3 है और बी क्या है आपका 3/2 है। तो देखिए इसका दूसरा इसके पहले वाले के बराबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तब आपको 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखिए 2/2 का मिल गया। अब अगर हमको बी ए करना है, वो वाला बी ए नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट, ये दूसरा वाला बी ए, ये वाला। तो ये देखिए बी मतलब ये 3/2 नहीं 3/2, बाई मतलब बटे वाला नहीं, हाँ मतलब वो मत समझिएगा। फिर ये ए का क्या है, ये 2/3 है। तो देखिए इसका सेकंड इसका फर्स्ट वाले के इक्वल है,
तब आपको किस क्रम का मिलेगा, 3/3 का मिलेगा। तो देखिए ए बी भी पॉसिबल हो रहे हैं और बी ए भी पॉसिबल हो रहे हैं, लेकिन इनके जो आर्डर हैं वो इक्वल नहीं है। और जब आर्डर इक्वल नहीं है तो उनको समान बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हम फर्स्ट में ही बताए हैं कि दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोलेंगे, जब उनके आर्डर इक्वल हो। तो इनके आर्डर तो इक्वल है ही नहीं, तो इनको आप इक्वल नहीं कर सकते, यानी कि ए बी के बराबर बी ए नहीं कर सकते। और जब तक ए बी के बराबर बी ए नहीं होगा तब तक आप क्रम विनिमय नियम होल्ड नहीं होना कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए तीसरे वाले कारण को समझा जाए। तीसरा वाला कारण क्या है कि ए बराबर मान लेते हैं 2 4 6 8 ऐसे करके ले लेते हैं, और बी बराबर मान लेते हैं 7 1 -2 5 ऐसे ले लेते हैं। अब ज़रा ए बी निकाला जाए और बी ए निकाला जाए और देखा जाए। तो देखिए ए बी निकालने के लिए ऐसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। अब हम आपको बताए हैं अभी कि कैसे गुणा करते हैं। तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 2 7 14 और 6 दूना 12 घट जाएगा तो बच जाएगा 2। फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 1 कम 2 6 5 30 तो हो जाएगा 32। और फिर इसका इसमें करेंगे तो 4 7 28, फिर 8 दूना 16, 28 में से 16 घटा देंगे तो 12 बच जाएगा। और फिर इसका इसमें करेंगे तो 4 1 कम 4 8 5 40, तो 40 और 4 मिलके 44 हो जाएगा। देखिए ए बी हमने निकाल लिया। अब ज़रा बी ए भी निकाल लीजिए। तो बी ए निकालने के लिए आपको बी वाला पहले लिखना पड़ेगा और फिर ए वाला बाद में लिखना पड़ेगा। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई इनका होगा, देखिए 2 7 दूना 14 और फिर 1 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 4, तो 14 4 मिलके 18 हो जाएगा। और फिर इसका इसमें होगा तो 7 6 42, 8 1 कम 8, तो 42 में 8 जोड़ लेंगे तो 50। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 दूना 4 -4 और फिर 5 चौका 20, तो फाइनली घटा लेंगे तो 16 बच जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 40। अब 40 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा आपका 18, ठीक है ना। बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी 18 नहीं 28 बचेगा। अब देखिए ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, इनके आर्डर भी देखिए इक्वल हैं, लेकिन इनके जो संगत एलिमेंट्स हैं वह इक्वल नहीं हैं। तो जब संगत एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तब ये इसको क्या कर सकते हैं, ये इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ए बी बराबर बी ए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं अभी कि इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब उनके आर्डर इक्वल हों और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। जबकि यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन ही होल्ड हो पा रहा है, यानी कि इनके आर्डर ही केवल इक्वल हो रहे हैं, लेकिन इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम इक्वल नहीं बोल सकते। और जब इनको इक्वल नहीं बोल सकते तब हम कहेंगे कि यह कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन का ये जो पहला वाला था कम्यूटेटिव लॉ, ये 3 कारणों से इक्वल नहीं हो रहे थे, यानी कि ये पालन नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। वो तीनों कारण आप देख लिए एग्जाम्पल के साथ भी। अब एक है आपका दूसरा वाला इसका एसोसिएटिव लॉ। तो जो मैट्रिक्स के एसोसिएटिव नियम होते हैं इसका पालन करते हैं जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको जब पालन करते हैं तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। ये पालन नहीं कर रहे थे तो किस वजह से नहीं कर रहे थे ये बताने जरूरी थे, जब ये करते हैं तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को समझना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी अचर का गुणा करते हैं, अचर मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, किसी कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस कंसेप्ट को समझिए कैसे होता है, इसको प्रूफ भी किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया a बराबर 7 6 8 3, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमको इनमें 2 से गुणा करना है, तो जब 2 से गुणा करना है तो ये क्या होता है, ये किसी रो में या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होता है, बल्कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। मतलब इसे 7 में भी होगा, 6 में भी होगा, 8 में भी होगा और 3 में भी होगा, तो यानी कि हो जाएगा 14
और ये हो जाएगा 12, ये 16 और ये हो जाएगा 6, ऐसे करके। ठीक है, अब इसके कारण को समझिए कि ये कैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये a बराबर आपको मिल रहा है 7, 6, 8, 3, और आप देख रहे हैं जब आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है। 2 से गुणा करने का मतलब समझिए, चाहे a को a में जोड़ लीजिए तब भी आपको 2a ही मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ज़रा देखिए a और a मिल करके 2a हो रहा है, तो इनमें a और a इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखा जाए कितना मिलेगा। ठीक है ना, तो फिलहाल हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, यानी कि a का मान है, फिर a का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी तो हमको 2a मिलेगा ना। अब इनको जोड़िए, जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए अब 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, संगत एलिमेंट्स को। तो यानी कि इसका इसके साथ एडिशन होगा तो 14, फिर इसका इसके साथ होगा तो हो जाएगा 12, इसका इसके साथ हो जाए 16, इसका इसके साथ हो जाएगा तो 6। तो देखिए उतना ही मिल गया ना। तो देख लें ये इसका प्रूफ कि जब भी हम मैट्रिक्स में किसी भी अचर का गुणा करें तो उसके प्रत्येक एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होता है वो हमने इसको प्रूफ करके दिखा भी दिया। अच्छा, यहीं पे जब आप यही चीज़ें सारणिक में करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट में करते हैं किसी अचर से गुणा, तो वह किसी रो में या फिर किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स में नहीं होते हैं। जबकि मैट्रिक्स में अगर आप किसी अचर से गुणा करते हैं तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में मल्टीप्लाई हो जाते हैं।